ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी के तिगंत प्रकरण को पढ़ना हमने आरंभ कर दिया है। एक कक्षा को मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज यह कक्षा हमारी कक्षा दो होगी, दूसरी कक्षा होगी। मित्रों, प्लेलिस्ट में मैंने कॉलम बना दिया है आप सभी के लिए, लघु सिद्धांत कौमुदी तिगंत प्रकरण नाम का। उसी में सभी कक्षाएं आपको क्रमानुसार प्राप्त होती रहेंगी। और देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर यदि पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक, डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड करके वहाँ पढ़ सकते हैं। जैसा कि आपको बताया कि देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको देववाणी संस्कृतम ऐप की पॉलिसी के अनुसार आपको वहाँ PDF भी उपलब्ध रहेगी और वीडियो भी उपलब्ध रहेगी। अब आपकी इच्छा है, आप जहां पढ़ना चाहते हैं वहां पढ़ें। और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए आपसे एक ही निवेदन कर सकते हैं, निवेदन ही कर सकते हैं मित्रों, कि आप अपने मित्रों तक इन वीडियोज को शेयर करके पहुंचाइए। चलिएगा तो मित्रों, अब हम आगे चलेंगे और इस पुस्तक को अवश्य मंगा लीजिएगा। यदि है आपके पास में कोई पुस्तक, फिर पुस्तक मंगाने की आवश्यकता नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबर पर देववाणी संस्कृतम टीम से संपर्क करके निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। कोई भी आपको कक्षाओं का लिंक चाहिए, वो सब कुछ आपको निःशुल्क दिया जाता है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। चलिएगा, ये हो गया था हमारा। तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ भूमिका के रूप में बातें बताई थी और ये थोड़ा सा बता दिया था कि 10 लकार थे इसके अंदर, 10 अर्थात एक जो 10 इन लकारों के अंदर जो लेट लकार है वो यहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वेद का लकार है, छंद का लकार है, छंद में इसका प्रयोग होता है। बाकी के जो ये 9 लकार हैं और 9 के इसके जब 2 हम बना लेते हैं, लिंग के विधिलिंग और आशीलिंग, तो 10 हो जाते हैं। उनकी सिद्धियां करेंगे। चलिएगा, तो अब हमने तिगंत प्रकरण तक हमें आचार्य वरदराज महाराज जी ने 373 सूत्र, 373वां सूत्र से आरंभ कर रहे हैं। इसका मतलब 372 सूत्र हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के 372 सूत्रों को आपको पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस प्रकरण को पूरा समझने के लिए आपको पीछे का जो संज्ञा प्रकरण है ध्यान देंगे। कौन कौन से प्रकरण हैं? संज्ञा प्रकरण है, आपको अच्छी प्रकार से आना चाहिए। संधि प्रकरण आने चाहिए आपको, ठीक है। और
ये जो षडलिंग वाला है इनका भी अभ्यास होना चाहिए, तभी आप इस प्रकरण को ठीक से पूरा पूरा समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सूत्र इसमें लगा दिए हैं, उनका प्रयोग दोबारा होगा इसमें, तो वहां पर हम बहुत गहराई अब डिटेल से नहीं समझाएंगे, यही कहेंगे वहां हमने समझा दिया है। ठीक है, तो इसलिए इन वीडियोज को भी साथ साथ आप पीछे देखते रहें। चलिएगा, अब मित्रों ये जैसा हमने बताया था कि तिङन्त प्रकरण में सबसे पहले तिङन्त में क्या कौन सा लकार आता है? लट लकार। बोलो क्या आता है? लट लकार। लट लकार के ये रूप होते हैं। ठीक है, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये आपने याद किए होंगे। भवति, भवतः, भवन्ति, भावसि, भावथः, भावथ, भावामि, भावावः, भवामः, ये रूप है। ये तो आपने याद कर लिए, याद हो गए, आपको अर्थ मालूम हो गया है। दो हैं, तीन हैं, तीन से अधिक हैं, तुम हो, तुम दो हो, तुम सब हो, मैं हूं, हम हैं और हम सब हैं। हम दो हैं, हम सब हैं। अब इस व्याकरण को हमको पढ़ना है। व्याकरण इसलिए पढ़ते हैं कि ये शब्द सही हमने याद किया है अथवा गलत तो नहीं याद कर लिया कहीं। ये शब्द भवती अथवा भवतः अथवा भवन्ति हमें किसी ने स्मरण कराया है, हमने कहीं पुस्तक में स्मरण किया है, तो कहीं गलत तो नहीं कर लिया। और फिर इसका जो अर्थ है, जिस अर्थ में हम प्रयोग कर रहे हैं, वो सही अर्थ में प्रयोग हम कर पा रहे हैं अथवा नहीं कर पा रहे हैं, इसकी परीक्षा कैसे होगी? भाई किसी की भी सटीक जानकारी चाहिए कि ये व्यक्ति अच्छा है अथवा बुरा है, तो क्या करेंगे? उसके विषय में, उसके आचरण में, आचरण के विषय में, उसके व्यवहार के विषय में हम तर्क करेंगे। भाई ये व्यक्ति, इसका आचरण ऐसा है तो ये ठीक ऐसा होना चाहिए। ये व्यक्ति सत्य बोलता है, अच्छा तो ये अच्छा होना चाहिए। अच्छा ये झूठ बोलता है तो ये बुरा व्यक्ति होना चाहिए। ये चोरी करता है तो बुरा होना चाहिए। भाई तर्क करेंगे तभी तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये सही है और ये गलत है। ठीक है, क्योंकि बाबा वाक्यम प्रामाण्यम से तो कुछ नहीं होने वाला। बाबा वाक्यम प्रामाण्यम लगाने लगेंगे तो एक के विषय में ही 50 लोग भिन्न भिन्न प्रकार की बातें बोलते हैं, तो हम उसको क्या निर्धारित करेंगे ये कैसा है? किसको बाबा वाक्यम प्रामाण्यम के आधार पर उसको क्या मानेंगे? नहीं मान सकते। तो बाबा वाक्यम प्रामाण्यम को साइड में रख करके, कोने में रख करके, जो तर्क सिद्ध सही होता है, तर्क से जिसका सही निर्णय किया जाता है, उसको मानना पड़ता है। तो यहां पर भी बाबा वाक्यम प्रामाण्यम नहीं चलेगा कि मैंने आपको बता दिया जी भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवथा, भवथ, भवामी, भवावा, भवामा, और किसी कोई दूसरे गुरु ने बता दिया आपको यहां पर और कुछ भवत बोल दिया, तो आप किसका सही मानेंगे? इसके लिए तर्क, तर्क ही क्या है? व्याकरण। व्याकरण आपको बताएगा कि कौन से बाबा जी ने सही बताया है और कौन से बाबा जी ने गलत बताया है, कौन से बाबा जी का बाबा वाक्यम प्रामाण्यम ठीक है, कौन से बाबा का बाबा वाक्यम प्रामाण्यम गलत है, ये बताएगा व्याकरण। ये बताएगा हमें लघु सिद्धांत कौमुदी, इसलिए व्याकरण पढ़ना पड़ता है, नहीं है अन्यथा आप बता ही नहीं सकते। तो अब हमको ये देखना है कि भाई ये रूप हमने याद किए हैं, ये इनके अर्थ क्या होते हैं और ये बने कैसे हैं? ये बने कैसे हैं? तो इनको बनाना है। तो सबसे पहले हम लट लकार के रूपों को बनाएंगे धीरे 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 धीरे, आज की कक्षा में नहीं, कई कक्षाएं लगेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये बनाएंगे और इसमें भी प्रथम पुरुष को बनाएंगे, प्रथम पुरुष में भी एक वचन को बनाएंगे।
तो एक वचन का हमारे सामने क्या है, भवति। तो इस पूरी प्रक्रिया यहां से अब आरंभ होगी। अब ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे और देखते रहेंगे। अच्छा ये सही है, ये सही है, आचार्य श्रवण जी ने याद कराया है तो सही याद कराया है। क्यों? क्योंकि ये बात आचार्य पाणिनि का व्याकरण कहता है। ठीक है, चलिएगा। तो अब हम यहीं से आरंभ करेंगे कि ये बनते कैसे हैं, इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, चलिएगा। इसके लिए आचार्य वरदराज महाराज जी सबसे पहले सूत्र का अवतरण करते हैं। अवतरण अर्थात सूत्र को उतारते हैं। कहां से उतारते हैं? अष्टाध्यायी में से उतारते हैं। अष्टाध्यायी में सूत्र है। चलिएगा। सूत्र है हमारा सबसे पहला, आप देखेंगे अपनी पुस्तक में, लाह कर्माणि च भावे चा कर्म केभ्यः। बोलिएगा, बोलते रहिएगा हमारे साथ में। लाह कर्माणि च भावे चा कर्म केभ्यः। ये अष्टाध्यायी है जो मैंने आपको बताता रहता हूं, अष्टाध्यायी। ये एक अष्टाध्यायी ये भी है, सभी उसी में वही सूत्र है। ये इस अष्टाध्यायी का तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 69वां सूत्र है, 69। और लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्रों के क्रम में ये 373वां सूत्र है। ठीक है, चलिएगा। तो लाह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्यः। अब हमको क्या होता है, ये सूत्र को समझना है। सूत्र को समझने के लिए हम पहले से ही सीखते आ रहे हैं कि सूत्र को समझने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसका पदच्छेद करना पड़ता है। इसमें पद कितने हैं, शब्द कितने हैं, फिर उसके अंदर विभक्तियां देखनी पड़ती हैं, फिर उसके अंदर यदि कोई समास है तो समास देखना पड़ता है, फिर उस सूत्र के अंदर कहीं ऊपर नीचे से अनुवृत्ति आ रही है तो अनुवृत्ति देखनी पड़ती है। पीछे से काफी पढ़ लिया है, अनुवृत्ति तो आपको पता ही हो गया होगा, तब जाकर के उसका अर्थ समझ में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका पदच्छेद, और कोई समास आदि है वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिएगा। यहां पदच्छेद दिया है, ये देखिएगा, ये लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्यः। इसमें सबसे पहले हम यहां से देखते हैं, ये विभक्ति हम देखेंगे। लाह, लाह प्रथमा विभक्ति, प्रथमांतम, प्रथमा विभक्ति एक वचनांत दिया है इसमें। ठीक है, क्या है, प्रथमा विभक्ति प्रथमांत, प्रथमांत पद दिया है। और प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन आएगा ये। ठीक है, लाह, ला से जस जोड़ेंगे तो लाह प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत। कर्मणि सप्तम्यंतम, सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है। और चा, चा ये अव्यय पदम है। भावे सप्तम्यंतम, सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। चा फिर दोबारा एक और चा है, वो अव्यय पदम, अव्यय पद है। अकर्म के भ्य पंचम्यंतम, माने पंचमी विभक्ति बहुवचनांतम। ठीक है, अब ये तो हो गए आपके अनेकम पदम इदम सूत्रम, बस ये माने अनेक पद हैं इस सूत्र के अंदर। अब इसमें क्या है, एक समास है, इस पद के अंदर समास है और कहीं पर समास नहीं है। अकर्म के भ्यः इसके अंदर समास है। अकर्म के भ्यः में जो समास है वो समास है इस पे, न विद्यते कर्म ये शाम ते कर्म कास्तेभ्यः अकर्म के भ्यः। माने कर्म, ये शाम धातु नाम, जिन धातुओं का कर्म नहीं होता है, माने जिन धातुओं के का संबंध वाक्य में कर्म कारक के साथ में नहीं लगता है, वो धातु क्या कहलाती हैं, बोलो, अकर्मकाः।
अकर्मक अर्थात कर्म अकर्मक धातु में जिनका कर्म के साथ संबंध नहीं है। और तेभ्य अकर्मकेभ्य, पंचम्यंत है तो तेभ्य लगा दिया उसको अकर्मकेभ्य बनाने के लिए। तो ये समास है आपका बहुब्रीहि समास। क्या समास है इसके अंदर? बहुब्रीहि। इतना आपको समझ लिया, ठीक है। अब इस सूत्र में, इसके ऊपर एक सूत्र है अष्टाध्यायी में, कर्तरीकृत एक सूत्र है, ध्यान देंगे। क्या है? कर्तरीकृत, ये एक सूत्र है। इस सूत्र में से क्या होता है, ऊपर से कर्तरी इस शब्द की अनुवृत्ति आती है, कर्तरी पद की अनुवृत्ति आती है। क्यों? क्योंकि ये सूत्र अपने आप में पूरा अर्थ नहीं दे पा रहा है, अपने आप में पूरा सही अर्थ नहीं दे पा रहा है। तो इसको किसी दूसरे की आकांक्षा है पद की। वो कौन से पद की आकांक्षा है? उसको मतलब इस सूत्र को कर्तरी पद की और आकांक्षा है, ठीक है। चलिएगा, तो ये कर्तरी। अब हम इसका अर्थ देखते हैं, अर्थ क्या कहता है ये सूत्र। ये सूत्र कहता है, आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं, लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः अकर्मकेभ्यः भावे कर्तरि च। मैंने संधि तोड़ के पढ़ रहा हूं आपकी सरलता के लिए, ठीक है। कहते हैं लकाराः, लकारा माने ल जिनमें किया गया है, किनमें किया गया है? जो लट है, लिट है, लुट है, लिट है, लेट है, लोट है, इनमें लकार हैं। तो कहते हैं जो लकार हैं ये आपके, आगे बताएंगे अभी, जो लकार हैं, लट लिट लुट लिट लेट लोट है, लंग वो लट तो हो गया, लंग लिंग लिंग और लुंग, ये जो लकार हैं, ये लकार कहते हैं सकर्मकेभ्य, सकर्मक धातुओं से। क्योंकि जो लकार होते हैं वो धातु से आते हैं। किससे आते हैं बोलो? धातुओं से। तो कहते हैं लकार सकर्मक धातुओं से, जब सकर्मक धातु से लाएंगे तो कहते हैं कर्मणि, कर्मणि माने कर्म वाच्य, कर्म में, कर्म में माने कर्मणि माने कर्म वाच्य में। और च और कर्तरी, कर्तरी मीन्स कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में। स्युः होवे अथवा होने चाहिए अथवा होते हैं, सब प्रकार का अर्थ आता है, ठीक है। ये स्युः। और अकर्मकेभ्यः माने अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः अपने आप लगाएंगे। अकर्मक जो धातुएं हैं उनसे जो लकार हैं वो किसमें आते हैं? भावे, भाववाच्य में। और च और कर्तरी, कर्तृवाच्य में। इतना तो क्लियर है आपको, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कल मैंने आपको बताया था संस्कृत में 3 वाच्य हैं। क्या है? 3 वाच्य। एक कर्तृवाच्य है आपका, एक कर्म वाच्य है आपका, और एक भाव वाच्य है आपका। वाच्य जोड़ लीजिएगा सब में, ठीक है। कर्तृवाच्य की पहचान है कि जिसमें कर्ता प्रधान होता है और कर्ता में प्रथमा होती है, और क्रिया का पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होता है। और कर्मवाच्य की विशेषता होती है, कर्मवाच्य की पहचान आपको हम अनुवाद पढ़ाते समय बताते हैं कि कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा होती है, कर्ता में तृतीया होती है, और जो क्रिया का वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होता है। भाववाच्य की पहचान क्या बताई? जिसमें भाव माने क्रिया, क्रिया की प्रधानता होती है, कर्म होता ही नहीं है, कर्ता में तृतीया हो जाती है। और जो जो क्रियावाची जो शब्द है वो क्रिया का पुरुष और वचन होता है प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। तो यही बात, ये जो ये निकले हैं, ये इसी सूत्र से निकले हैं।
जो लकार हमको दिखते हैं भाववाच्य में, कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में, वो इसी सूत्र से होते हैं, इसी सूत्र से होते हैं। स्पष्ट है? और एक बार देख लीजिएगा सरल सा अर्थ, देखिएगा लकारा मन जो लकार है, लट लिट लुट आदि, वो क्या है, सकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य में होते हैं, और अकर्मक धातुओं से भाववाच्य और कर्तृवाच्य में। इसका मतलब क्या परिणाम निकल के आया, मतलब एक रिजल्ट निकल के क्या आया, दो प्रकार की धातु है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक धातुओं से हम जब वाक्य बनाएंगे तो दो वाच्य में ही बन सकता है, कर्तृवाच्य में और कर्मवाच्य में, भाववाच्य में नहीं बन सकता है। और यदि अकर्मक धातुओं से हम वाक्य बनाएंगे तो कर्तृवाच्य और भाववाच्य में बन सकता है, कर्मवाच्य में नहीं बन सकता। इससे एक बात क्या निकल के आई कि जो कर्तृवाच्य होता है, कर्तृवाच्य सब प्रकार की धातुओं से हो जाता है, चाहे अकर्मक हो चाहे सकर्मक हो। यही तो बात निकल के आई। देखिए यहां पर भी कर्तरी है, यहां पर भी कर्तरी है, कर्ता महाराज जी दोनों जगह फिट हो रहे हैं, सकर्मकों से भी फिट हो रहे हैं और अकर्मकों से भी फिट हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जो हर प्रकार की धातु से कर्तृवाच्य बन जाता है। कर्मवाच्य बनता है केवल सकर्मक धातुओं से, और भाववाच्य बनता है केवल अकर्मक धातुओं से। ये इसका सूत्र का अर्थ निकल के, ठीक है। चलिएगा, ये क्लियर हुआ आपका। चलिएगा, ये हो गया। तो अब क्या होता है, अभी हम सूत्र पढ़ते जाते हैं, फिर बाद में आपको उसकी सिद्धि दिखाएंगे, ठीक है, तो भवती आदि की सिद्धि। अब यहां पर इसके बाद में हमने, अब कहते हैं कि हमको बनाना है भवती। क्या बनाना है? ये भवती, ये बनाना है सबसे पहले भवती। भवती लिया है हमने, तो अब इसके लिए आचार्य वरदराज महाराज जी एक सूत्र का अवतरण करते हैं भवती बनाने के लिए। कहते हैं भवती बनाने के लिए, अब आपको पहला सूत्र पढ़ लिया, जो भवती है वो आपकी अकर्मक धातु है, ठीक है। अब कहते हैं 374वां सूत्र, वर्तमाने लट 3-2-123, ये तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 123वां सूत्र है अष्टाध्यायी में। चलिएगा, इसको भी पढ़ लेते हैं। वर्तमाने लट, वर्तमाने पदच्छेद इसका, वर्तमाने सप्तमी, सप्तम्यंतम एक वचन माने सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है ये। लट, लट प्रथमांतम माने प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है ये, ठीक है। बस इसके अंदर दो ही पद हैं, वर्तमाने और लट, इसके अंदर कोई समास नहीं है, कोई समास नहीं है। अब कहते हैं, अब इसका अर्थ पढ़ लेते हैं, ठीक है। इस सूत्र में ऊपर से, ये सूत्र कहां पर है, 3-2-123 अष्टाध्यायी में। तो ये इसका पूरे का अकेले का अर्थ बनता नहीं। वर्तमान लट, मन वर्तमान में लट होता है, किससे होता है ये तो बताया नहीं, तो और कहाँ होता है ये भी नहीं बताया, और क्या माने ये लट क्या होता है ये भी नहीं बताया। तो इसका अर्थ अधूरा है, इसको और पदों को की आकांक्षा है अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए। तो इसमें ऊपर से किसकी अनुवृत्ति आती है, यहां पर एक धातु सूत्र है, ये अष्टाध्यायी का प्रथम पाद का सूत्र है। माने जो लकार का विधान करने वाले हैं, जितने भी सूत्र लट बनाते, लट लोट लंग जितने, उनमें सब में धातुओं की अनुवृत्ति आती है। किसकी अनुवृत्ति आती है? धातु हो, ठीक है। तो ये धातु सूत्र है तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का, अष्टाध्याय में अधिक जानकारी के लिए वहां देखेंगे आप, ठीक है।
और दो सूत्र आते हैं, एक प्रत्यय आता है, ये तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है, और एक आता है परश्च, ये तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का दूसरा सूत्र है। ये दो सूत्र और आते हैं, ठीक है। इनका सबका ऊपर से अधिकार चल रहा है, तो ये सारे तीनों सूत्र इसमें मिल जाते हैं, तब मिलकर के अर्थ बना पाते हैं, ठीक है। चलिएगा अब देखते हैं कि आचार्य वरदराज महाराज जी क्या कहते हैं। आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं, वर्तमान क्रियावृत्तेर धातोर लट स्यात् अटावितौ उच्चारण सामर्थ्यालस्य नेत्वं भूसत्तायां कर्तृविवक्षायां भूल इति स्थिते। अब ये भवती की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। कहते हैं कि वर्तमाने लट, इसका अर्थ है कि वर्तमान क्रियावृत्ते है। वर्तमान, वर्तमान माने प्रेजेंट काल, ध्यान नहीं क्या, प्रेजेंट काल, वर्तमान काल। अभी वर्तमान काल भी बता देंगे आपको कि वर्तमान काल होता कितना है। कहते हैं वर्तमान का, वर्तमान में वर्तमान की जो क्रिया, एक्शन, उस एक्शन में वृत्ते है, माने व्यवहार करती हुई, ठीक है। इसका अर्थ हुआ कि वर्तमान काल की क्रिया की वृत्ति वाली जो धातु, जो धातु पाठ में धातुएं पढ़ी गई हैं, तो वो धातु का जो अर्थ है, जो क्रिया अर्थ है, तो वो क्रिया क्या है, वर्तमान काल की वृत्ति में होनी चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं वर्तमान क्रिया वृत्तेर धातो हो लट स्यात्, माने वर्तमान काल की वृत्ति को बताने वाली जो धातु है उससे लट स्यात्, माने लट प्रत्यय स्यात्, लट प्रत्यय होता है। हाँ, लट प्रत्यय परश्च स्यात्, ये सूत्र लग जाएंगे जो बताए थे, प्रत्यय परश्च, ठीक है। और कहते हैं कि अटावितौ, तो ये अलग अलग तोड़ेंगे इसको, तो अटौ इतौ, क्या है अटौ इतौ, क्या है वस्तुतः ये अटौ और इतौ, ठीक है। ये क्या है, कहते हैं यहां ये बता रहे हैं कि जो लट है, ये लट, ये इसमें ये वाला ट और जो ल के अंदर जो अ है, वो ये दोनों क्या है, इत संज्ञक हैं, इनकी इत संज्ञा होती है, ये कहना चाह रहे हैं। माने वर्तमान क्रिया वृत्ते धातु लट स्यात्, और उस लट प्रत्यय जो ये प्रत्यय हो गया, प्रत्यय परश्च सूत्र से परे हो गया, प्रत्यय संज्ञा हो गई है। और कहते हैं कि जो इसके अंदर ट और आय, उसकी इत संज्ञा होती है, इत संज्ञक है। इत संज्ञा किससे होती है जी, इस ट की इत संज्ञा हो जाती है हलंत्यम तस्य लोपः। ये लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रत्याहार सूत्रों के बाद में सबसे पहला सूत्र है हलंत्यम, है हलंत्यम। तो हलंत्यम से टकीत संज्ञा हो जाती है, तस्य लोपः दर्शनम लोपः। और उपदेश अनुनासिक इत से आकार की इत संज्ञा हो जाती है इसकी, तो इसको भी तस्य लोपः दर्शनम लोपः चले जाते हैं, इनकी इत संज्ञा होती है, वो हट जाते हैं वहां से। और यहां पर कहते हैं कि भाई कोई कहेगा ला, ये ला है, ल की भी तो संज्ञा होनी चाहिए, लशक्कु तद्धिते, एक सूत्र पढ़ा दिया है आपको वहीं पर पहले, लशक्व तद्धिते। लशक्व तद्धिते कहता है कि प्रत्यय के आदि में ल और श है और क वर्ग का अक्षर हो
तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। और ये जो लट है ये क्या है, प्रत्यय है, ये प्रत्यय है लट, तो लट के आदि में ला है तो इसकी भी इत संज्ञा होनी चाहिए। लशक्व तद्धिते अष्टाध्यायी में सूत्र संख्या में बताता जाऊंगा आपको, ठीक है, सूत्र संख्या। ये आपका प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का 8वां सूत्र है, लशक्व तद्धिते। तो कहते हैं यहां पर आचार्य वरदराज महाराज जी उत्तर देते हैं कि भाई लकार की संज्ञा इसलिए नहीं होती है, क्यों, उच्चारण सामर्थ्यात लस्य न इत्वम। भाई ल की भी संज्ञा कर देंगे तो फिर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा भाई, कुछ भी नहीं बचेगा। जब बचेगा नहीं तो फिर लटका करने का फायदा क्या है। तो कहते हैं उच्चारण सामर्थ्यात, भाई उच्चारण किया है यहां पर, तो उच्चारण किसके लिए किया है, रखने के लिए। तो उच्चारण सामर्थ्य से लस्य मैं इस ल की इत संज्ञा न इत्व मने इत संज्ञा नहीं होती है लशक्व तद्धिते से, ठीक है। अब ये तो हो गया क्लियर। अब आगे कहते हैं भूसत्तायाम, अब भवती बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सबसे पहले भावती, जो पहले लट लगा, ठीक है। तो कहते हैं भूसत्तायाम, तो अब क्या होता है, कहते हैं भवती में सबसे पहले हमने क्या लिया, तो अब कहते हैं कर्तृविवक्षायाम, कर्तृ माने कर्तृवाच्य की विवक्षा होने पर, अब ये हम जो कर्तृवाच्य बनाएंगे ये हमारी विवक्षा के ऊपर होता है वक्ता की, कि वो कर्तृवाच्य में बनाना चाहता है या कर्मवाच्य भाववाच्य बनाना चाहता है, कर्मवाच्य बनाना चाहता है। नियम बता दिया है कि यदि अकर्मक धातु है तो भाववाच्य में और कर्तृवाच्य में बनेगा, सकर्मक धातु है तो कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य में बनेगा, ठीक है। अब उसके अनुसार यहां पर कहते हैं ये जो भू धातु है ये अकर्मक, तो कहते हैं यहां पर कर्तृविवक्षायाम माने कर्तृवाच्य की विवक्षा होने पर क्या हो जाएगा, भू धातु लिए हमने इसमें, ये भू सत्तायाम ये धातु है, ठीक है। ये भू सत्तायाम, भू सत्तायाम माने भू सत्ता अर्थ में है, सत्ता अर्थ माने अस्तित्व रूपी क्रिया को कहने के लिए इसका प्रयोग होता है। चलिए, तो ये हो गया। तो अब स्थिति हमारी हो गई भू और लटका लवचा इति स्थिति, माने ऐसी स्थिति हो गई भू, और ये बाद में क्यों आया है, ये ध्यान देंगे। तो प्रत्यय परश्च के सूत्र के नियम से, माने जो प्रत्यय इसकी संज्ञा है वो परे होता है, जिससे कहा जाता है उससे परे होता है, तो बाद में इसलिए आया है, ठीक है। अब यहां पर हम कुछ चिंतन कर लेते हैं। यहां पर इन्होंने जो गोविंद प्रसाद शर्मा जी ने बहुत अच्छा यहां पर हमें समझाने का प्रयास किया है, उन्हीं की भाषा में मैं समझाने को समझाऊंगा आपको, ठीक है। यदि आपके पास में पुस्तक है तो आप आराम से और समझ सकते हैं। अब यहां पर इन्होंने विचार दिया कि हमें अपने छात्रों को, अपने पाठकों को ये समझाना चाहिए कि वर्तमाने या वर्तमाने कहा तो वर्तमान जो काल है उस काल को हम परिभाषित कैसे करें, माने किस काल को हम वर्तमान काल कहें, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है। यहां पर मैं इन्हीं के शब्दों में पढ़ के आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। भू धातु
सत्ता अर्थ में है। क्या? भू धातु सत्ता अर्थ में है। और कहते हैं अपने आप को धारण करने का नाम सत्ता है। माने कोई भी क्रिया का जो करता है वो अपने आप को धारण करना, धारण माने अपने अस्तित्व को बताना। हाँ मैं भी हूं, इस अस्तित्व को बताने का नाम ही क्या है? सत्ता। ध्यान रख लीजिएगा, सत्ता ये सत्ता। राम होता है, एक वाक्य इन्होंने यहां पर लिया, राम होता है। राम होता है हम ऐसा कह सकते हैं, अथवा राम है, एक ही बात है। इस वाक्य में राम अपने स्थिति को धारण कर रहा है, यह तात्पर्य निकलता है। राम होता है का अर्थ होता है राम ये कहना चाह रहा है कि भाई मैं हूं, मेरी स्थिति है। सत्ता भी एक प्रकार की क्रिया होती है। बहुत सारे जो हमारे पाठक होते हैं उनको यहाँ पर एक बड़ी कठिनाई आती है कि भू सत्तायाम, भाई भू सत्ता माने होना कोई क्रिया तो नहीं है। खाना पीना, बोलना, लिखना, देखना, चपेटिका लगाना, धक्का लगाना, अपनी बात को सुनाना, ये तो सारी क्रियाएं हैं। परंतु होना क्या क्रिया है? होना तो कोई क्रिया नहीं है। भाई होना है कोई क्रिया है क्या? उस बात को इन्होंने समझाया। सत्ता भी एक प्रकार की क्रिया ही है। सत्ता माने अपने अस्तित्व को धारण करना भी एक प्रकार की क्रिया ही है। भ्वादि गण में पठित और क्रियावाचक होने के कारण, माने ये भ्वादि गण में पड़ा हुआ है सबसे पहले, ठीक है, साथ में भ्वादि गण में पड़ा होने के कारण से, और साथ में क्या है? ये क्रियावाचक भी है। भू ये क्या है? भू क्रियावाचक भी है, क्योंकि इसका ये सत्ता क्रिया है, क्रिया इसका अर्थ है तो क्रिया का वाचक हो गया। इसलिए भूवादयो धातवः से इसकी धातु संज्ञा हो जाती है। इसलिए ये क्या होता है? धातु होता है। भू क्या होता है? धातु। धातु होने के कारण से ही ये यहां पर इसका अर्थ लगता है वर्तमान क्रिया वृत्तेर धातुर लट्स्यात्। ठीक है, ये वर्तमान कालिक क्रिया ये युक्त जो वर्तमान काल है, उस काल को जब जो धातु प्रकट करती है तो उस धातु से क्या हो जाता है? लट प्रत्यय होता है। ठीक है, तो ये भू धातु कैसे बनी? भूवादयो धातवः। ठीक है, जो भूवादयो धातवः, इसको हमने संज्ञा प्रकरण में पढ़ लिया था। संज्ञा प्रकरण में हमने पढ़ लिया था, मैं बता देता हूं आपको, यहां पर हमने यहाँ पढ़ा है इसको। ठीक है, थोड़ा उसका भी अर्थ है। इसमें हमने नहीं पढ़ा था, यहाँ इसमें जो अच संधि है, अच संधि में पढ़ा था हमने। अच संधि में ये 36वां सूत्र है। भूवादयो धातवः क्रियावाचिनः भ्वादयो धातु संज्ञाः स्युः। क्रियावाची जो भू आदि शब्द हैं, भ्वादि, वो उनकी धातु संज्ञा होती है। देख लीजिएगा, ये 36 में, माने लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्र संख्या 36वां सूत्र था। तो ये हो गया। अब समझिएगा, अभी ये बात पूरी नहीं हुई, ध्यान दीजिएगा। अब कहते हैं कि वर्तमान काल, हमारे पाठक किस काल को समझें? भाई देखिएगा, वर्तमान काल का अर्थ होगा प्रेजेंट। प्रेजेंट
प्रेजेंट की सीमा क्या है? प्रेजेंट की सीमा क्या है? मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मानिएगा मैं कहता हूं आवरण बोलता हूं, तो आवरण बोलने में जो समय लग रहा है अ तो इसका इस समय का भी विभाग किया जा सकता है, इस समय का भी विभाग किया जा सकता है भाई। आदि समय, मध्य समय और अंत समय। तो इसमें इस आ के उच्चारण में करने में जो समय लगाया है, हम बोल रहे हैं अभी वर्तमान में इसमें वर्तमान काल कौन सा है? तो हमें कुछ डिफाइन करना पड़ेगा, कुछ परिभाषित करना पड़ेगा कि भाई वर्तमान काल की सीमा ये होती है, ठीक है, तभी हम कुछ कार्य कर सकते हैं। अन्यथा तो वर्तमान काल का कोई पैमाना ही नहीं बन पाएगा। जिसको मैं वर्तमान कहूंगा आप उसको कहेंगे भूत हो गया, कोई कहेगा ये भविष्य हो गया, ठीक है। तो इसको ही समझाने के लिए इन्होंने यह प्रयास किया है। तो अब सुन लीजिएगा, वर्तमान काल की परिभाषा, इसको भूलना नहीं है आपको, ध्यान रखेंगे। वर्तमान काल, व्याकरण में जब कोई कार्य करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे, वर्तमान काल का कार्य, ठीक है। देखिएगा, आचार्य गोविंद प्रसाद शर्मा जी बहुत ही सरल शब्दों में कहते हैं जिस प्रथम क्षण से आरंभ होकर कोई कार्य जिस अंतिम क्षण में समाप्त होता है, उस समग्र काल को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रामः पचति, राम पकाता है, माने इस वाक्य में राम आग जलाता है, बर्तन को चूल्हे पर रखता है, पानी गर्म करता है, उसमें चावल डालता है, करछुल से हिलाता है, चावल के गले व अधगले का निश्चय करने के लिए बार बार थोड़ा थोड़ा निकाल करके उंगलियों से मसल कर परीक्षा करता है, तथा सिद्ध हो जाने पर, सिद्ध माने तैयार हो जाने पर, पक जाने पर बर्तन को चूल्हे से नीचे उतारता है। भाई हम कहते हैं राम पकाता है, आप समझ लीजिएगा, ये आपके लिए एक बहुत नई बात है। यहां पर नहीं माने व्याकरण पढ़ते हैं तब इस प्रकार का हमारे पास सामने चिंतन आता है, अन्यथा सामान्य व्यवहार में तो हम विचार करते ही नहीं है। जब हम कहते हैं राम पकाता है, रामः पचति, रामः पचति, इस पचती क्रिया का, पचती क्रिया ये वर्तमान काल को कह रही है। तो वर्तमान काल इसका ये किसको कह रहे हैं हम? राम कौन सी क्रिया करता है तब वर्तमान काल हो रहा है हमारा, उसको एकदम साफ समझा दिया। पचती क्रिया का अर्थ है कि राम क्या करता है, आग को जलाता है, बर्तन को चूल्हे पर रखता है, गैस आदि पर, पानी गर्म करता है, उसमें चावल डालता है और करछुल से हिलाता है, चावल के गले व अधगले का निश्चय करने के लिए बार बार थोड़ा थोड़ा निकालकर उंगलियों से मसल कर परीक्षा करता है, तथा सिद्ध हो जाने पर बर्तन को चूल्हे से नीचे उतारता है। राम की इन सभी क्रियाओं को पचती और पकाता है इस एक ही क्रिया से व्यवहार करते हैं। ध्यान रखिएगा, इतनी सारी क्रियाएं वर्तमान काल में आती हैं। अब हम इसको और स्पष्ट कर लेते हैं, यहां पर हम ऐसा कर देते हैं कि रामः ओदनम पचति, क्या है, रामः ओदनम पचति। तो जो पचती क्रिया कहां से आरंभ हो रही है, आग जलाने से, और समाप्त कहां हो रही है,
चावल पूरे पक गए और पका हुआ बर्तन है उसको नीचे उतार दिया राम ने। इसके बीच में माने आग जलाने से लेकर के बर्तन को नीचे पक चावल के पक जाने के बाद बर्तन को उतारने तक जो भी काल है, उस सारी काल में जो भी क्रियाएं हुई हैं, आग जलाना, बर्तन उठाना, पानी डालना, गर्म करना, उसमें टालना और देखना पक गए कि नहीं पक गए, उतारना, ये सारी क्रियाओं का नाम क्या है? पचती। तो इतने काल में जो भी क्रियाएं हुई हैं वो सारी वर्तमान काल की क्रिया कही जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिया जब से आरंभ होती है उसका जब तक अंत होता है तब तक वो उसका वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक है, तब तक वर्तमान काल उसकी विवक्षा की जाती है। वही कहा, इतनी सारी क्रियाएं वर्तमान काल में ही आती हैं। जब इस प्रकार के व्यवहार को हम कहना चाहेंगे तो वर्तमान काल की क्रिया से कहेंगे। ठीक है जी। तो अब यहां पर है भवती। भवती में इस प्रकार की क्रियाएं क्या होता है, जरूरी नहीं है कि सभी क्रियाओं में कई क्रियाओं का समूह होकर के उसका नाम कहा जाता हो, नहीं। अस्तित्व धारण करने में अलग प्रकार की थोड़ी सी उसमें विषय है। ठीक है, तो अस्थि माने होता है, माने होता है जब वो अपने आप को अस्तित्व को दिखाना चाह रहा है। अपने अस्तित्व को जब से दिखाना आरंभ करता है, जब तक दिखाता है तब तक वो वर्तमान काल माना जाएगा उसका। ठीक है, तो उसको कहने के लिए क्या है, यहां पर हम लट प्रत्यय लाते हैं। वर्तमान काल, वर्तमान काल से युक्त जो क्रिया है उस क्रिया को धातु से बताने के लिए क्या करते हैं, हम लट प्रत्यय को लाते हैं। तो आइएगा, आज हमने क्या कर लिया है, भू धातु से हमने लट प्रत्यय कर लिया है और हमारी स्थिति क्या हो गई है, भू ला कैसे। ठीक है, ध्यान देंगे। मैं आपको ये सारे सूत्र पढ़ा दूंगा, जब एक सिद्धि बन जाएगी तब आपको क्रम से इसको एक पेज पर लिख करके यहां पर बता दूंगा कि इस प्रकार से आपको लिखनी है। परंतु पहले हम सूत्रों को पढ़ लेते हैं पूरी एक भवती सिद्धि बनाने के लिए। क्या है भावाती, इस सिद्धि को पूरा बनाने के लिए आचार्य वरदराज महाराज जी ने जो भी सूत्र बनाए हैं, यहाँ पर लगाए हैं, तो उनको एक बार हम पढ़ेंगे, समझेंगे। फिर मैं आपको अंत में भवती माने भू ला, फिर इसके स्थान पर ऐसे काट के ऐसे सिद्धि आप लिखेंगे वो बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिएगा। तो आज हमने दो सूत्र पढ़ लिए, वर्तमान लट और लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः। तो इससे जो ये लकार है आपका ये किस में आ गया है, कर्तृ माने कर्ता कारक में आ गया है। ठीक है, चलिएगा। तो आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। आपसे यही निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। व्याकरण का विषय है, हम अपनी तरफ से यही कोशिश करेंगे और करते भी हैं कि हम अपने पाठकों को इतना सरल हो सके और अधिक से अधिक हो सके उतना समझा सके। सर्वेभ्यो नमः।